Hello. In today's class, we are going to discuss about preamble. So, as we know that I already mentioned here that preamble is an introductory statement. So, preamble basically is like a blueprint. If we can say in a simple language, so we can also say that it is a blueprint. Because preamble की मदद से ही यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी एक्ट मेंशन है, उस एक्ट का पर्पस, उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव, उस एक्ट का प्रिंसिपल, आइडियाज, एस्पिरेशन, जो कुछ भी हमें पता कर रहा है, जो कुछ भी हमें उसके बारे में जानना है, वो सब आपका प्रियम्बल आपको बताता है. तो बेसिकली अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी लेजिस्लेशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उसके पर्पस को, उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके आइडियाज को, उसके एस्पिरेशन को जानने में जो हमारी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, बेसिकली वो प्रियम्बल है. ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, प्रियम्बल है तो ये किसी न किसी पर्टिकुलर वर्ड से फॉर्म्ड हुआ है. तो प्रियम्बल जो है एक लैटिन वर्ड से फॉर्म हुआ है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. और वो लैटिन वर्ड क्या है? इट इज प्रियम्बलस. इसका मतलब होता है टू गो बिफोर, और यदि हम इसको और सिंपल भाषा में बताना चाहें तो इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन. तो बेसिकली प्रियम्बल क्या हो गया? प्रियम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्शन हो गया, एक तरीके का परिचय हो गया जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. एज वी ऑल नो दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बुक, इन आवर पॉलिटी बुक, इन द फर्स्ट पेज देयर इज अ प्रियम्बल मेंशन इन विच द मल्टीपल थिंग्स इन विच most important terms, important words are mentioned by which we can understand the concept of our constitution. तो preamble एक तरह से हमें introduction बता देता है. Okay, तो this is the whole concept of preamble. Like I can write over there, it gives the objective, purpose, principles, ideas, aspiration of any law, act and legislation. So preamble basically ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ preamble. ओके, इन सेकेंड टर्म अगर हम बात करते हैं कि preamble सबसे पहले बनाया किसने, तो सबसे पहले preamble जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था. बट ये इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फॉर्म में बनाया था ऑन 13 दिसंबर 1946. इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर हमारे सारे राइट्स, सारे एक्ट, सारे लेजिस्लेशंस इंक्लूडेड थे. और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने एज अ प्रियम्बल एक्सेप्ट किया 22 जनवरी 1947. So this is the day when we accepted this objective resolution as a preamble. Okay, so it will become our preamble. So whenever the question is come that who drafted या who formed basically this preamble, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू drafted this preamble in the form of objective resolution on 13th December 1946, and on 22nd January 1947 this objective resolution accepted or adopted as a preamble of our constitution. Okay, so this will be the drafted material. And secondly, now move on. If we talk about amendment of preamble, so it's a very basic question now. Can preamble amended or not? So it's a very basic question. Only one time, that is only once, अभी तक जब तक हम इतने साल हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने और हमारे देश को आज़ाद हुए, अब तक सिर्फ एक ही बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्रियम्बल जो है अमेंड हुआ है, वो था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. और बेसिकली इस एक्ट के थ्रू क्या था? इस एक्ट के थ्रू 3 नए वर्ड जोड़े गए थे जो थे आपके सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी.
अगर देखा जाए तो हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से रिलेटेड दो केस है। जैसे कि फर्स्ट केस जो है री बेरूबरी का केस है, जिसमें ये बताया गया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू 368 आर्टिकल पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को पार्लियामेंट अपनी पावर के तहत उसको अमेंड कर सकती है। बट जो हमारा पहला केस हुआ था री बेरूबरी का, उस केस के तहत इस पर्टिकुलर जो हमारा प्रियम्बल था उसको कह दिया गया था कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। बट जिस तरह से हमारे प्रियम्बल, जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और सारे एक्ट और सारे लॉज और सारे लेजिस्लेशन को बनाया गया है, इनेक्ट किया गया है, उसी सेम प्रोसीजर से हमारा प्रियम्बल भी इनेक्ट किया गया है। तो अगर हमारा प्रियम्बल भी सेम ही प्रोसीजर से इनेक्ट किया गया है तो इट कैन ऑल्सो अमेंड ना। तो इसी बात को, ये जो लूप होल उस पर्टिकुलर केस में रह गया, उस लूप होल को फिलअप किया सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस के अंदर। उस केस में उन्होंने बताया गया कि जो प्रियम्बल है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन ऑल्सो अमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर, सॉरी पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर दे दी गई कि यस, अंडर द आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड दैट पर्टिकुलर प्रियम्बल, particular part also, because it is also a part of our constitution. But there is a restriction, there is a one kind of a term. What exactly this? जो भी इसका मूल ढांचा है, मूल ढांचा का मतलब होता है जो हमारे प्रियम्बल की बेसिक बातें हैं। जैसे कि हमने ये 3 शब्द जोड़े थे, तो यदि हमारे प्रियम्बल में यदि 3 शब्द जोड़े हैं और यदि इन 3 शब्दों के जोड़ने से हमारे प्रियम्बल को कोई नुकसान होता तो ये 3 शब्द नहीं जोड़े गए होते। लेकिन इन 3 शब्द के जोड़ने की वजह से हमारे प्रियम्बल और स्ट्रांग हो गया, तो इसकी वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट मीन्स प्रियम्बल में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन उनके बेसिक, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को कोई भी प्रॉब्लम, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द सेकंड केस विच इज केशव नंद भारती केस। तो इसमें ये बात पूरी तरह से क्लियर कर दी गई कि यस, यू कैन अमेंड दैट प्रियम्बल ऑल्सो बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसमें फ्यू एक्सटेंट तक ही आप इसको अमेंड कर सकते हो। आप इसकी फंडामेंटल जो उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो यस, प्रियम्बल आपका अमेंड हुआ है, जो कि सिर्फ अभी तक एक बार हुआ है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, और उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपके 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल के अंदर। और इन 3 नए शब्दों को बेसिकली, ये 3 जो नए शब्द है ना, ये नेहरू और गांधी की फिलॉसफी पे आधारित है। ये इसलिए आधारित नहीं है कि हमारा सेकुलर का मतलब, क्योंकि देखो सेकुलर से अगर हम बात करें तो सेकुलर का मतलब होता है कि हमारे स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा। लेकिन हमारी इंडिया में हमारे स्टेट का कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो हम फ्री हैं कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर हम और कंट्रीज की बात करें तो जो ये सेकुलर टर्म है, इसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। मतलब अगर हम रूस की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर हम और कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं दी जाती है टू प्रैक्टिस पब्लिकली प्रैक्टिस योर रिलीजन। बट इन इंडिया आप स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं हो सकता। मतलब स्टेट क्या है, किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकता, बट इंडिविजुअल पर्सन आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी किसी संस्था को चला रहे हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज हैं, वो अपनी संस्था को चलाते हैं, तो आप उसको अपने अनुसार चला सकते हैं, गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसी सोशलिस्ट है, ऐसी इंटीग्रिटी है। सोशलिस्ट बेसिकली ये गांधी और नेहरू के जो फिलॉसफी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उस पे ये बेस्ड है। यहाँ तक कि ये नहीं है कि इसका एक अलग ही टर्म निकल के आ जाए, जैसे सेकुलर का अलग ही टर्म निकल कर आ जाए। तो इसीलिए इन 3 शब्दों से प्रियम्बल पे कोई खासा असर नहीं पड़ा, और बल्कि इन 3 शब्दों के जुड़ने के बाद से प्रियम्बल और स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए 3 शब्द एक्सेप्टेड किए गए। इसके बाद कोई भी अमेंडमेंट प्रियम्बल में अब तक टिल डेट नहीं हुआ है। ओके, तो दिस इज द अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। देयर इज ओनली वन अमेंडमेंट टिल डेट। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल की, तो आपने देखा होगा जब भी हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, सबसे पहले पेपर उसमें जो एक लाइन लिखी होती है वो होती है वी द पीपल। बेसिकली ये जो वी द पीपल है, यही आपके प्रियम्बल का, यही आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है।
ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ दो तरह की आपको पता है कि गवर्नमेंट होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट है, मतलब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं एंड देन वो हमारे जो कंट्री को रूल करता है। तो वी द पीपल, कंट्री के लोगों के द्वारा हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया। मतलब बनाया किसके द्वारा गया, पीपल के द्वारा, जनता के द्वारा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, पीपल। तो जो ये इसका मेन वर्ड है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो दिस इज द सोर्स वर्ड। सो फर्स्ट वर्ड तो हो गया आपका वी द पीपल। सेकेंड वर्ड जो है आपका बेसिकली 4-5 मुश्किल टोटल 5 वर्ड हैं, जो कि वो वर्ड जो है मिलके आपके कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर डिफाइन करते हैं। तो पहला वर्ड है आपका सॉवरेन। ठीक है, एज वी नो दैट सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सेक्युलर। ये जो है आपका नेचर डिफाइन करते हैं, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो आपके और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं वो है आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फिटर्निटी। बेसिकली जो ये 4 वर्ड हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। ओके, व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड्स आर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फिटर्निटी। ये आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। हाउ, ऑब्वियस सी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको जस्टिस देने की बात की गई है, सबको लिबर्टी, क्योंकि सबको अधिकार है अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जीने का, सबको समानता देने की अधिकार है सबको, और ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रेटर्निटी का अधिकार है। मतलब ये हमारे कंट्री में कहा जाता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी हो, जस्टिस सबको समान मिलेगी, लिबर्टी सबको अधिकार है अकॉर्डिंग टू आवर विल, इक्वालिटी सब समान है, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला हो चाहे कोई अमीर हो। वोट, इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हो, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार सबके पास है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अमीर आदमी के पास वोट देने का अधिकार है, गरीब आदमी के पास नहीं है। तो ये अधिकार सबके पास है। इस तरह से फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड बहुत जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनी हाउ मेंटेन करेगा, उसका ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो नाउ वी मूव वर्ड टू वर्ड। लाइक हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सॉवरेन का मतलब बेसिकली होता क्या है। सो एज वी नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द सॉवरेन इज, क्या मतलब समझते हैं आप सॉवरेन से? सॉवरेन का मतलब बेसिकली होता है इंडिपेंडेंट स्टेट और यू कैन से कंट्री। इसका मतलब है इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ओके, मतलब हमारे इंटरनल मैटर कोई भी हो, किसी भी तरीके के हो, इंडिया अपने इंटरनल मैटर खुद से मैनेज कर सकती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी बाहरी जो प्राणी है, ऑब्जेक्ट है, वो हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है विच कैन मैनेज देयर इंटरनल मैटर्स बाय देयर ओन। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। सेकेंड टर्म है सोशलिस्ट। एज वी नो दैट कि हमने अभी आपको बताया कि सोशलिस्ट जो वर्ड है वो आपका 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था आपके प्रियम्बल में। उससे पहले ये आपके प्रियम्बल में नहीं था। और ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, बेसिकली ये गांधी और नेहरू की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। ओके, तो दिस इज इंस्पायर्ड बाय गांधी और नेहरू, जिसका स्टैब्लिश, जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इस पर्टिकुलर वर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है इसका एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्ड एज पर the ideology, the philosophy of Gandhi and Nehru. Okay, and what exactly the next word, that is secular. ये भी आपका 42nd
अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। इस वर्ड का क्या मीनिंग है कि यू इंडिविजुअल की जब बात करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, बट स्टेट और कंट्री हैज नो रिलीजन, दैट इज स्टेट एंड कंट्री हैज नो रिलीजन। बट यदि हम किसी एक प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से फ्री है टू प्रैक्टिस हिज और हर ओन रिलीजन। ओके, दिस इज द वर्ड सेकुलर। व्हाट अबाउट डेमोक्रेसी? सेकंड वर्ड था आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी एज वी नो अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो होता है दो शब्द से मिलके बनता है। जैसे कि पहला वर्ड होता है आपका डेमो, दूसरा वर्ड होता है आपका क्रेसी। डेमो का मतलब होता है आपका पब्लिक और दूसरा क्रेसी का मतलब होता है आपका रूल, दैट इज रूल ऑफ द पब्लिक। ओके, रूल ऑफ द पब्लिक। बट एज वी नो दैट डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। बट इंडिया में चलती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से चुनते हैं। जैसे कि हम हर साल, हर 5 साल के बाद हम इलेक्शंस होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो है अपना मुख्यमंत्री और अपना जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं वोट देने के बाद। और जो भी हमारे फैसले होते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल वो सारे कार्य जो है परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी जो है दो तरीके की हो जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और इंडिया में कौन सी है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ओके, दिस इज द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिपब्लिक में बेसिकली क्या होता है, हमने एक वर्ड सुना है मोनार्की और एक वर्ड होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक और मोनार्की, जो रिपब्लिक है वो मोनार्की का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो भी हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटी के थ्रू नहीं चलता है। बट यदि हम बात करते हैं मोनार्की में, तो मोनार्की में आपने देखा है कि यदि कोई राजा है तो राजा का बेटा, अगर राजा मर गया तो फिर राजा का जो सन है वो राजा बन जाएगा। बट रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। यदि प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का किसी कारणवश बीच काल में उसका अवकाश निधन हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके बेटे को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे बाय द पीपल आता है, क्योंकि हम चूज करके लेके आते हैं। बट मोनार्की में क्या होता है? हेरिडिटी के थ्रू चलता है। तो ये हेरिडिटी फंक्शन फॉलो करता है और ये हेरिडिटी को फॉलो नहीं करता। तो अगर एक बेसिक सा डिफरेंस पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली द रिपब्लिक इज, तो रिपब्लिक इज जस्ट अपोजिट ऑफ मोनार्की। और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मोनार्की क्या होता है। मोनार्की में क्या होता है? एक हेरिडिटरी वे चलता चला जाता है कि जो हेड होता है बेसिकली उसके अगर वो चला गया तो उसका बेटा उसका हेड हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है रिपब्लिक इंडिया में क्या है, इंडिया में जो मेन हेड होता है स्टेट का वो क्या है? आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो एक नॉमिनल हेड होता है वो जो होता है आपका प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के पास बेसिकली पावर्स तो होती हैं, बट वो कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जो एक उसको असिस्ट करते रहते हैं, उनकी मदद के थ्रू ही वो कोई भी फैसला लेते हैं। तो जो मेन हेड होते हैं, जो मेन पावर जो कह सकते हो रेसिस्ट करती है, वो करती है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। लेकिन एक नॉमिनल हेड होता है वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट। ओके, और आपको पता होगा इस समय हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओके, दिस इज द वर्ड ऑफ रिपब्लिक। इस समय हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओके, दिस इज द वर्ड ऑफ रिपब्लिक। So this is all about the preamble. This is a kind of a brief introduction of preamble. छोटे छोटे जितने भी टर्म्स थे जो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से मैं और टॉपिक्स पे आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। दिस इज़ फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच।